हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो रियल गैसेस हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आइडियल गैसेस कंप्लीट कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग समझते हैं, किस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से रियल गैसेस बिहेव करती हैं। ठीक है, बेसिकली रियल गैसेस समझने का जो मेन मोटो है वो ये है कि जिस तरह से हम लोग काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस देखे थे, काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस में क्या था कि कोई भी इंटरैक्शन नहीं था, कोई भी इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या था कि वो कोई भी वॉल्यूम नहीं घेर रहे थे, खुद में उनका कोई आपस में इंटरैक्शन नहीं हुआ, बेसिकली इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे थे। ये सारे उसके प्रमुख जो थे वो अजम्पशंस थे, है ना। लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम लोग उसमें सुधार करते हैं, मतलब रियल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो आइडियल केसेस हैं उनको हटा देते हैं। पहली चीज इसमें हम लोग क्या करेक्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन क्या देखा था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, या पीवी इज इक्वल टू सिंपल, अगर फॉर वन मोल पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल गैसेस की तो वहां पर जो इंटर एटॉमिक जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो आ जाता है। और साथ ही साथ हम ये कंसीडर करने लग जाते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनका खुद का एक वॉल्यूम है। क्या मेरी बात क्लियर है कि जो भी एटम्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उनका खुद का भी एक एटम है। अब ऐसे समझो कि अगर हमें ये दिखाना है कि किसी भी एटम का एक वॉल्यूम है, किसी भी एटम का जो है इंटर एटॉमिक जो है सेपरेशन जो है उसके बीच में कुछ प्रेशर लग रहा है, कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम से बात करते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो रियल गैस के केस में क्या था, कोई भी वॉल्यूम नहीं था, बिल्कुल जीरो साइज के वो मानते थे, बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल्स। लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा नहीं होता है भाई। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में अगर गैसेस भरी हुई है, कोई भी गैस है इस तरह से मान लो, ठीक है, गैस भरी हुई है। वास्तविकता में जब भी किसी कंटेनर में कोई एक गैस भरी होती है तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरती है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर गैस है तो वॉल्यूम घेरेगी घेरेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम जीरो तो नहीं है। और अगर वॉल्यूम जीरो नहीं तो हमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। इस ये जो हमें फॉर्मूला पता है, जो हमें इक्वेशन पता है रियल गैस और आइडियल गैस का, उसमें कुछ हमें करेक्शन करना है जिससे कि हमें रियल गैसेस मिल जाएंगी। वो करेक्शन क्या होता है, ऐसे समझो, मान लो एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम में 100 बेंचेस हैं, कुछ इस तरह से बेंचेस खाली हैं। ठीक है, अब मान ले कि एक स्टूडेंट आता है और इस सीट पर आकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो अब जो अगला स्टूडेंट आएगा, जब ये वाला स्टूडेंट आया था तो इसके लिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स थी दोज वर 6, मान ली 6 सीट्स थी टोटल। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जब आ गया है तो उसे 6 की जगह पर अब जो उसने एक सीट ले ली, तो अगला स्टूडेंट जो आ रहा होगा ये वाला, मान ली राम था और ये हमारा प्यारा सा श्याम था। ठीक है, तो राम के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल थी, 6। लेकिन जब श्याम आएगा तो उसके लिए या तो वो यहाँ आ सकता है, या तो वो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ पे, या यहाँ पे। केवल 5 सीट्स वो ले सकता है। इसका मतलब क्या है, कुछ वॉल्यूम में कमी आई है, कुछ वॉल्यूम में कमी आई, तो उसको हम लोग करेक्शन फैक्टर की हेल्प से दिखाते हैं। मान लिया हमारे पास अभी जो वॉल्यूम था वो v था, जैसे एक पार्टिकल आ गया तो कुछ v से कम हो गया, फिर कुछ आ गया तो फिर v से कम हो गया। तो यहाँ पर हम v में जो करेक्शन करते हैं उस करेक्शन फैक्टर को बोलते हैं हम लोग b, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर b, उसको हम लोग b से दिखाते हैं। और वास्तविकता में जब इक्वेशन लिखेंगे तो v की जगह पर क्या कर देंगे, v माइनस b। इसका मतलब क्या है कि जो अब एटम्स आ रहे हैं उनके लिए जो वैकेंट स्पेसेस हैं वो उतने नहीं हैं जितने कि पहले वाले एटम्स के लिए खाली जगह थी। क्या मेरी बात क्लियर है, बात क्लियर। यानी इस फॉर्मूले में हमें v की जगह पर क्या कर देना है, v माइनस बी, अर्थात वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर का इसमें एडिशन हो जाना है। ठीक है, अच्छा भाई, अब मान ले दूसरा मैंने क्या बोला कि दूसरा जो इसमें सुधार करना वो ये करना है कि हमें इंटर एटॉमिक जो इंटरैक्शन है उसको भी कंसीडर करना है। जब इंटर एटॉमिक जो इंटरैक्शन है उसको हम कंसीडर करेंगे तो वास्तविकता में क्या होगा। मान ली एक एटम, यहाँ पे हमने कोई एक एटम सेलेक्ट किया है, मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ का जो भी मॉलिक्यूल होगा, अगर वो अपने चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ, समझो कि खुद की दिमाग में एक परिकल्पना बनाओ कि एक मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं।
तो क्या होगा, वो सबके साथ में जूझ रहा है, सबके साथ में उस पर एक फोर्स लगा रहा है, सबके साथ में उसमें प्रेशर लग रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है, वो जूझ रहा है बिल्कुल चारों तरफ से। लेकिन वो ध्यान मतलब इसका मतलब क्या, चारों तरफ से उस पर एक फोर्स लग रहा है, या वो सब पे फोर्स लगा रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, कुछ तो हो रहा है उसमें। लेकिन वो ध्यान से सोच कि जो बिल्कुल बाउंड्री के किनारे वाला होगा, जो बिल्कुल सरफेस के किनारे वाला मॉलिक्यूल होगा, उसका क्या सीन होगा। ये सरफेस है, ये सरफेस के किनारे वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वास्तविकता में क्या होगा, ये इस तरफ से तो घिरा हुआ है, ये इस तरफ से तो घिरा हुआ, मतलब इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग, इधर इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन इस तरफ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इस तरफ कोई भी इंटरेक्शन नहीं। अब मान ले कि सारे मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, सारे मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जब सारे मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे समझो कि ये ऐसे है, ठीक है। पीछे से ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो ऊपर नीचे वाला मान लो कैंसिल हो गया, लेकिन इधर वाला तो फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा। तो अब क्या होगा, हम लोग दीवार में चिपके जा रहे हैं, तो वो चिपक से गए। बात समझ आ रही है। अर्थात कि अब जो है ये नॉर्मल प्रेशर के साथ में एक जो प्रेशर ऐड, जो भी प्रेशर था इसका, जो गैस का जो हम लोग प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके साथ में भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो वॉल पे ऐड कर रहा है। तो प्रेशर में कुछ तो एडिशन हो रहा है, यानी इस प्रेशर में समथिंग इज एडिंग, समथिंग इज बीइंग एडेड, समथिंग इज बीइंग एडेड। क्या मेरी बात क्लियर है? समथिंग इज बीइंग एडेड। अर्थात जब यहां पर वॉल्यूम की बात करी थी हमने, तो वॉल्यूम में कुछ घटा रहे थे जिससे कि वो वॉल्यूम आइडियल से रियल की तरफ परिवर्तित हो रहा था, लेकिन प्रेशर में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे वो हमारा आइडियल से रियल की तरफ बढ़ेगा। तो जो ऐड करते हैं उसमें जो बोला मैंने, कुछ ऐड करते हैं, वो होता है फैक्टर a/v²। अब ये कहाँ से आता है ये सीखना अभी हमारा मेन मोटो नहीं, बहुत इसमें कुछ अलग गणित है, वो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के होता है, ठीक है। जहाँ पे a को बोलते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन फैक्टर, v हमारा वॉल्यूम है। तो जो रियल गैस की इक्वेशन बनती है, हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसके, सिर्फ हमें मोटा मोटा आइडिया लेना है कि एक्चुअल में है क्या इसमें। तो जो करेक्टेड इक्वेशन फॉर रियल गैस बनती है, दैट विल बिकम p + a/v², v minus b is equal to RT. This is the corrected equation. Basically for real gases, जो भी, या इनको हम वॉन डर वाल गैसेस भी बोलते हैं, और इस इक्वेशन को वॉन डर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या कोई डाउट है? क्या बात समझ आ रही है? अर्थात हम आइडियल से रियल की तरफ किस तरह से बढ़ेंगे? पहले हमने प्रेशर में करेक्शन किया, प्रेशर में क्यों करेक्शन किया है? बात क्लियर है? वॉल्यूम में क्यों करेक्शन किया है? वही सीट्स, ठीक है ना। एक आया तो एक ने एक सीट ले ली, फिर जो बाकी आएंगे उसके लिए सीट्स में कुछ कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो गया है, इस वजह से हमने वॉल्यूम में भी एक करेक्शन कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो उतारो उसको। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो पार्ट आपका उधर साइड में छिप रहा था उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि जो हमारा इक्वेशन आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था, p + a/v², जहाँ पे a/v² क्या था हमारे पास? प्रेशर करेक्शन, और इंटू v - b, b क्या था हमारे पास? वॉल्यूम करेक्शन, इज इक्वल टू RT। बात क्लियर है? जब फॉर ये सिंपल 1 मोल के लिए था, अगर हम n मोल्स की बात करेंगे तो फॉर n मोल्स हम क्या कर देंगे, p + n² a/v² into v minus nb is equal to nRT. This is the van der Waals equation for n moles of gases. ठीक है, सिंपल सी इतनी बात है, ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं करेंगे। जो क्रिटिकल फिनोमिनाज हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स की बातें करेंगे वो हम लोग करेंगे जब हम लोग फेज ट्रांजिशन करेंगे। अभी यहाँ पर क्रिटिकल फिनोमिनाज की बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगली क्या बात करते हैं इसमें, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एक तरह से लास्ट पोर्शन है, उसमें हम लोग बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। किसकी? मीन फ्री पाथ। क्या होता है मीन फ्री पाथ? बात समझना ध्यान से। मीन फ्री पाथ का सिंपल मतलब होता है, जैसे हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, मान लिया आइडियल गैस है, ठीक है, तो क्या वास्तविकता में हम लोग उसमें कोलिजन कंसीडर करते हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन हो रहे हैं, टक 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 टक, हर जगह कोलिजन हो रहे हैं। मतलब क्या है कि जब भी कोलिजन्स होंगे तो वास्तविकता में जो उनका एवरेज डिस्टेंस होगी, जिस भी, मान लो ये थी, ठीक है, ये हुआ कोलिजन,
ठीक है, मान लो एक कोलिजन हुआ, ठीक है, इसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ, फिर इसके बाद तीसरा कोलिजन हुआ, फिर चौथा कोलिजन हुआ, तो इन सब जो डिस्टेंसेज आएंगी इसी पार्टिकल्स में, ठीक है, मान लो ये इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ठीक है, फिर मान लो इससे टकराया, तो ये जो सारी डिस्टेंसेज हैं इनका हम एवरेज लेंगे, मीन लेंगे, दैट विल कॉल द मीन फ्री पाथ। मतलब क्या है, उन पाथ्स का एवरेज होता है सिंपल, मीन फ्री पाथ ज़्यादा कुछ टफ बात नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल सिंपल सी बात, कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं? अच्छा, जब भी हमें एवरेज कैलकुलेट करना तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू, मान ले पहला वाला था यहाँ से यहाँ तक लैम्डा 1 क्या था, लैम्डा 1, ये क्या था लैम्डा 2, ये क्या था लैम्डा 3, मान ली इसी तरह से एन कोलिजन्स होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस सो ऑन लैम्डा एन अपॉन एन। क्या इस तरह से हम लोग निकालते हैं जब भी हम लोग एवरेज की बात करते हैं? भाई मीन क्या है, एक तरह से एवरेज ही तो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में ले जाएंगे मीन एवरेज के डिफरेंस के बारे में, ठीक है, सिंपल से बात करेंगे कि ये लगभग एवरेज है आपका। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक अजम्पशन मानेंगे। अजम्पशन क्या मानेंगे कि मान ले इस तरह से पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन ये मानेंगे कि मान ले एक पार्टिकल चला है, ठीक है, वो सबसे टकरा रहा है, लेकिन जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स अब मूव कर रहे हैं और आपस में कोलिजन करते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो फर्स्ट अजम्पशन हम लोग मान रहे हैं उसमें ये मान रहे हैं कि केवल एक पार्टिकल मूव कर रहा है, बाकी सारे रेस्ट पर हैं और वो कोलिजन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके, समझो ध्यान से क्या होगा वास्तविकता में। मान ली कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि हमारे पास ये पार्टिकल था, ये एक एटम था सिंपल, ठीक, ये एक एटम था, इसकी रेडियस हमने या इसका डायमीटर हमने कुछ डी मान लिया, इसका डायमीटर हमने कुछ डी मान लिया, ठीक है। ये दूसरे जो भी एटम्स होंगे उनसे टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। किन किन एटम से टकरा सकता है? देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि क्या इस एटम से टकराएगा? अगर ये सीधा चलता चला जा रहा है, इस एटम से टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। क्या इस एटम से टकराएगा? क्या इस एटम से टकराएगा? नहीं टकराएगा। तो हम लोग कैसे समझते हैं, मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कि किस एटम से टकराएगा, किससे नहीं टकराएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग डी रेडियस, इसको सेंटर मान के डी रेडियस का एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरह से। क्या बात क्लियर है? इसकी जो रेडियस है दिस इज डी, दिस इज डी। अब डिफाइन किस तरह से करते हैं कि ये पार्टिकल, ये वाला एटम, ये पार्टिकल उन एटम से टकराएगा जिस एटम का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। बात समझना ध्यान से कि ये एटम केवल उन एटम्स से टकराएगा जिन एटम्स का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? मतलब क्या, देखो ध्यान से, अगर इस तरह का एक एटम है जिसका सेंटर बाहर है तो जाहिर सी बात है ये इससे दूर से निकल जाएगा। लेकिन अगर जैसे सेंटर अंदर जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी, दिस विल बिकम लेस देन डी, तो इसका मतलब वो टकरा जाएगा। बात ये सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया कि फर्स्ट असम्पशन में केवल एक पार्टिकल चल रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और हमने सिलेंडर मान लिया कुछ भी ऐसे था, कहीं तक भी था, ठीक है। अच्छा, ओके, तो वास्तविकता में जब हम देखेंगे कि ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल आपका टी टाइम में कितना चल जाएगा, तो दिस पार्टिकल मूव्स इन टाइम टी, कितनी डिस्टेंस चल जाएगा, मान ले एल डिस्टेंस चल रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो कितनी, या डेल्टा टी टाइम में मान लो, तो कितना हो जाएगा वी डेल्टा टी। ये पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में कितना चल जाएगा, वी डेल्टा टी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में वी डेल्टा टी चल जाएगा तो ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा, ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो वॉल्यूम कितना कवर करेगा भाई, ऐसे समझ, एक बॉल है वो इस तरह से चली जा रही है, तो वो वॉल्यूम कितना कवर करेगी, यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर नुमा बन जाएगा ना, इस तरह से यहाँ तक जाता हुआ, तो उसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई डी स्क्वायर इंटू द लेंथ, तो वॉल्यूम कवर्ड बाई दिस एटम, वॉल्यूम कवर्ड बाई दिस एटम,
वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस एटम, या एक मिनट डायरेक्टली लिखो कोलिजन्स बाय दिस एटम, कोलिजन्स बाय दिस एटम, समझना से। अब कोलिजन के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है, तो कोलिजन्स उन ही एटम से होंगे जो कि जिनका सेंटर इस सिलेंडर के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, मान ले कि जो n एटम्स हैं, मान ले इस कुछ भी स्मॉल n एटम्स हैं या स्मॉल n कैपिटल n मान लो, ठीक है, मान ले कैपिटल n एटम्स हैं जो कि इसके अंदर लाई कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, या स्मॉल n मान लो, ठीक है, स्मॉल n पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम लोग जनरली पर यूनिट वॉल्यूम से लिखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम कवर करेगा, जितना वॉल्यूम कवर करेगा उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स मिल जाएंगे। अभी बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय दिस एटम कितना हो जाएगा, इसका जो भी वॉल्यूम कवर करेगा ये कितना कवर करेगा, पाई डी स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ कितनी है, वी डेल्टा टी, ये हो गया वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू n, सही है। इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, पर यूनिट टाइम में कितने करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय दिस एटम पर यूनिट टाइम को यूनिट कर दो, क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर वी एन। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम था। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी ये हमारा क्या है था, हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। तो हमें अब क्या करना है, हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, तो हमें निकालना है कि उनका मीन फ्री पाथ क्या होगा, कितना वो चले हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी कवर हुई। तो डिस्टेंस को किस तरह से निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में इतना चले, स्पीड कितनी थी उनकी, v, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड अपॉन पाई डी स्क्वायर वी एन। v ने v को मार दिया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा आ गया आपके पास 1 बाई पाई डी स्क्वायर एन। दिस इज द मीन फ्री पाथ। कब, जब हम लोगों ने एक इसमें अजम्पशन माना है कि केवल एक एटम मूव कर रहा है, उसके अतिरिक्त सारे एटम्स आपके रेस्ट पर हैं। ये इसको बोलते हैं लोग जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर या जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा होता तो है नहीं कि जीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाए। रियल सिनेरियोज में जो सारे के सारे एटम्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन और करते हैं। उसका एक लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहे हम लोग, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर इसमें करेक्शन करेंगे। और करेक्शन के बाद में एक करेक्शन फैक्टर आ जाता है √2 का, करेक्शन फैक्टर √2 का करेक्शन फैक्टर आ जाता है। उसको सिंपली हम इसमें डिवाइड करा देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। और हमारे पास फॉर्मूला बन करके आ जाता है, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ कंसीडरिंग ऑल द एटम्स आर मूविंग। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? यहाँ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n है हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N बाई वी। तो लैम्डा यहाँ से क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर एन, और v ऊपर चला जाएगा, तो ये बात क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का 100%। तो इस तरह से हम लोग मीन फ्री पाथ को भी कैलकुलेट करते हैं। तो लगभग जो भी हमारे सारे टॉपिक्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर हम लोगों ने प्रेशर देखा, फिर सारे बीच के जितने टॉपिक्स थे वो कवर किए। फिर हम लोग रियल गैसेस देखे क्या होता है, उसमें जो क्रिटिकल फिनोमिना है वो हम लोग देखेंगे कहाँ पर, जब हम लोग देखेंगे फेज ट्रांजिशन, ठीक है। और हम लोगों ने फाइनली क्या देखा कि किस तरह से हम लोग मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? आई होप टाइम आपका ओवर हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग अब थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो अब जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नोट्स आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपलोड करते ही मैं वो वीडियोस अपलोड वो नोट्स अपलोड कर दूंगा। बात क्लियर है? तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।